नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है उमंग के हनुमान, आदिवासी पर घमासान। राजनीति में कई बार जिस तरह के मुद्दे उठते हैं, उन मुद्दों को अगर हम देखते हैं तो कई बार लगता है कि राजनीति कहां से कहां तक पहुंच गई है और क्या ये सारी चीज़ें ठीक हैं। हनुमान एक ऐसे देव हैं, एक ऐसे ईश्वर हैं, भगवान हैं, जिनकी स्वीकार्यता कलयुग में भी सर्वाधिक है। अगर आप भारत में देखेंगे तो पुलिस थानों से लेकर उत्तर और मध्य भारत की बड़ी पट्टी में आपको सबसे ज़्यादा छोटे छोटे मंदिर, बड़े मंदिर मिलेंगे तो हनुमान जी के मिलेंगे। अब हनुमान जी से ये पूछा जाए कि वो किस जाति के हैं, या वाल्मीकि रामायण या तुलसी रामायण में ये ढूंढा जाए कि हनुमान जी की जाति क्या थी। और ईश्वर तो आदि अनंत माना गया है, उसमें भी हम जाति देख रहे हैं। और ये बात ठीक है कि प्रभु श्री राम ने वन क्षेत्र में रहने वाले वानर और भालुओं की सेना को सुगठित किया और लंका पर चढ़ाई की, लेकिन वन में रहने की वजह से हम हनुमान जैसे देव को आदिवासी, या इस पर बहस करने लगे कि वो आदिवासी थे या नहीं थे, कितना उचित और कितना अनुचित है। लेकिन राजनीति ऐसे मुद्दे तलाशती है और उसके लिए किसी को दोषी ठहराना भी उचित है कि नहीं है, इसको लेकर हमें भी दुविधा होती है। क्योंकि राजनीति का रूप स्वरूप जैसा है वो इतना विस्तृत और इतना विचित्र है कि वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो आज इसी मुद्दे पर हमारी डिबेट है, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भोजशाला विवाद के बीच मध्य प्रदेश की सियासत में हनुमान जी की एंट्री हो चुकी है। एंट्री भी ऐसे दावे के साथ जिसने सियासी हलकों में घमासान मचा दिया है। जी हां, धार जिले के सेंधवा में एक कार्यक्रम के दौरान उमंग सिंघार ने कहा कि भगवान राम की जीत में आदिवासियों की निर्णायक भूमिका थी। उनका दावा है कि वानर सेना दरअसल आदिवासी समाज का ही रूप थी, जिसकी संस्कृति, रीति रिवाज और पूजा पद्धति अलग है। सिंघार ने बीजेपी और आरएसएस पर आदिवासियों को हिंदू बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आदिवासी हिंदुस्तानी है, लेकिन अपनी अलग पहचान के साथ। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दावा किया कि भगवान हनुमान आदिवासी थे और भगवान राम की वानर सेना भी आदिवासी समाज से ही थी। जितने लोग उस सेना में राम के साथ थे वो सब आदिवासी थे। राम को अगर जिताया है तो आदिवासी के कारण जीते। हम हनुमान की पूजा करते, गांव गांव में हनुमान के मंदिर है जो हमारे वंशज है। मैं तो कहता हूं कि वो भी वानर थे, वो भी आदिवासी थे। उमंग सिंघार के इस बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि हनुमान जी सबके भगवान हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर कोई हनुमान जी को आदिवासी मानता है तो उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं। साथ ही रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अगर उमंग सिंघार ऐसा सोचते हैं कि हनुमान जी आदिवासी थे तो सभी आदिवासियों को भी उनकी पूजा करना चाहिए। हनुमान जी सबके थे और अगर वो कहते हैं कि हनुमान जी आदिवासी थे तो भी हम मानते हैं, क्योंकि वो राम भक्त थे। मैं उमंग सिंघार जी से आग्रह करूंगा कि वो जगह जगह बड़े बड़े भव्य और दिव्य हनुमान मंदिर बनवाएं और हनुमान मंदिर के साथ राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो हनुमान की। हनुमान जी आस्था का प्रतीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब वही आस्था सियासत का हथियार बनती दिख रही है। एक तरफ आदिवासी पहचान का सवाल है, दूसरी तरफ धार्मिक विश्वास है। ऐसे में सवाल यही है कि हनुमान जी पर हो रही ये राजनीति आदिवासियों के हक की लड़ाई है या फिर सियासी दांवपेच। तो ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट भी आपने देख ली, और ये सही है कि सुग्रीव हों, हनुमान जी हों या जामवंत हों, ये सब वनवास ही रहे। वन में निवास करने वाले वानरों की प्रजाति, त्रेता युग की अगर हम बात करें, उस समय जाति का वर्णन तो मिलता नहीं है। वानर जरूर कहा जाता है कि वानर थे। अब वनवासी थे तो शायद इसीलिए उमंग सिंघार जी
क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि आदिवासी वनवासी हैं। एक नाम ये भी उभरा बीजेपी की तरफ से, वनवासी। तमाम बातें हैं, राजनीति है, यहाँ आदिवासी भी होगा, वनवासी भी होगा, हनुमान जी की जाति भी ढूंढी जाएगी। और मुद्दा ऐसा उछाला कि आप भी देख रहे होंगे कि रामेश्वर शर्मा जी ने बहुत संतुलित और शांत होकर प्रतिक्रिया दी। तो धार्मिक मसलों का एक ये भी उनकी महिमा है कि वो रामेश्वर शर्मा जी जो ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस पर हमलावर होते थे, आज बड़ी बैलेंस, उनकी बड़ी संतुलित प्रतिक्रिया आपने और हमने देखी, जिसमें उन्होंने कहा अच्छी बात है, अब वन में तो रहते ही थे, वो उमंग सिंगार जी बनाए मंदिर और करें, उनका नाम लेकर आगे बढ़ें। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं, हमारे सवाल देख लीजिए। हनुमान जी को आदिवासी बताना कांग्रेस की आस्था है, सिंगार जी की आस्था है या चुनावी रणनीति? धार्मिक आस्थाओं को जातीय और सामाजिक पहचान से जोड़ना कितना सही है? क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों आदिवासी समाज को वोट बैंक की तरह देखते हैं? और कांग्रेस का ये मसला है पेचीदा। उमंग सिंगार जी ने ये जो मसला रखा है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अभी रामेश्वर जी की प्रतिक्रिया से तो समझ में आया कि बहुत संतुलित होकर आगे बढ़ना चाहती है बीजेपी। देखते हैं आगे ये मसला किस तरह से और आगे बढ़ता है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक परिचय उनका ये भी है। इसके अलावा वो वरिष्ठ सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट रहे हैं और पीआईबी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को उन्होंने हेड किया है, अखिल भारतीय सेवा के प्रतिनिधि अधिकारी रहे हैं और साथ ही जीवन प्रबंधन और अध्यात्म के भी एक बहुत ही विशिष्ट व्याख्याता के तौर पर हम उनको देखते हैं। तो प्रणाम कर रहा हूँ उनको एक बार फिर। पंकज चतुर्वेदी जी के दर्शन हो रहे हैं काफ़ी दिनों के बाद। मैनेजमेंट गुरु हैं, लेखक हैं और वेलनेस से जुड़ी चीज़ों के भी प्रणेता हैं, तो उनको भी प्रणाम है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं भदौरिया साहब, अजीत सिंह भदौरिया जी, जो बहुत ही कांग्रेस के प्रखर और मुखर स्पोक्स पर्सन्स में से एक हैं। उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। और ये तीनों व्यक्तित्व जो हैं ये अपनी अपनी विशिष्टता के साथ हमारे साथ हैं। डॉक्टर विजय अग्रवाल, पहला मेरा प्रश्न आपसे ही है। राजनीति की मजबूरियों में हम नहीं उलझेंगे और ये मुद्दे उछलते रहे हैं, उछलते रहेंगे, लेकिन ये मसला भी ऐसा है, मैं अभी ये देख पाया और आपने भी प्रतिक्रिया सुनी कि हनुमान जी आदिवासी थे। इस मसले पर बीजेपी ने बहुत संतुलित होकर प्रतिक्रिया दी है। तो अब ऐसा लगता है कि आगे जाकर ऐसे मसले राजनीति में ख़ासतौर से कांग्रेस, बीजेपी या गैर जो भाजपाई दल हैं, जो भाजपा के प्रतिद्वंदी दल हैं, वो ऐसे मसले लेकर आएंगे जिन पर धर्म के मामले में बीजेपी को वो कहीं संतुलन की तरफ ले जाने की कोशिश करे। क्योंकि अभी ऐसा लगता है, ऐसा आरोप भी वो लगाते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति की एकमात्र मुखर जो पार्टी बनकर बीजेपी, उनका दावा रहता है, आरोप भी रहता है कि यही झंडा बरदार बन के चलती है बीजेपी। जी 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 नहीं, तो प्रश्न क्या है शरद जी? मतलब जी जी प्रश्न मेरा, आप कैसे देखते हैं इस मसले को? क्या ये बीजेपी को उलझन में डालने वाला मसला है या हनुमान जी को आदिवासी कहना पूरी तरह उचित अनुचित मानते हैं? किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए, जहाँ तक उचित अनुचित का सवाल है शरद जी, मुझे कहीं से भी ये उचित नहीं लगता। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, धर्म, अध्यात्म और हमारे जो प्राचीनतम ज्ञान है वो बिल्कुल अलग है। अगर हम हनुमान जी को लें और सामान्य तौर पर ही उनके बारे में सोचें तो तुलसीदास जी ने लिखा है, पवन तनय बल पवन समाना। पवन तनय यानी कि वो पवन के पुत्र हैं। अब पवन, वायु, मरुत, अब उनको हम क्या माने? हवा को क्या कहेंगे आप? ये तो प्रकृति के तत्व हैं। तो प्रकृति के तत्वों को अगर हम जाति के आधार पर विभाजित करने लगेंगे तो ये हास्यास्पद ही लगेगी और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात मुझे यह भी लगती है कि राजनेता अपनी तरफ से इनकी जो भी व्याख्याएं करते रहें, अपने राजनीतिक लाभ के लिए जो भी बातें कहती रहें, लेकिन अब जो भारतीय समाज है, चाहे फिर वो आदिवासी समाज ही क्यों न हो, कम से कम समझ के उस स्तर पर पहुंच गया है
कि वो बहुत अच्छे से जानता है कि इसका पर्पस क्या है, और अगर उसको ये लगता है कि इसका पर्पस केवल राजनीतिक लाभ लेना है, तो मान करके चलिए कि वो राजनीतिक लाभ बहुत ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। हाँ, इससे थोड़े समय के लिए जो एक विभाजन की जो रेखा होती है समाज में, वो थोड़ी सी खींच जाएगी, आपस में लोगों को बहस करने के लिए एक मुद्दा मिल जाएगा। इससे अधिक मुझे नहीं लगता है कि कुछ और होगा। जी। दूसरी बात, आपने जो बीजेपी की बात कही कि बीजेपी को संतुलन की तरफ ले जाने में इसका कितना बड़ा योगदान रहेगा, देखिए इसके बारे में तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन एक बात जरूर है कि बीजेपी इसे इस रूप में नहीं देखेगी कि नहीं वो वास्तव में आदिवासी थे या नहीं थे, या और दूसरे के बारे में भी अगर आप ऐसा कहते हैं तो वहाँ काफ़ी कुछ एकेडमिक लोग हैं, उसकी वो एक तरीके से व्याख्या करेंगे। और आप पाएंगे कि बीजेपी में भी जब सनातन की बात होती है, सनातन शब्द खूब चला है धर्म के मामले में, तो सनातन का मतलब ही है कि जो बड़े प्राचीन काल से चला आ रहा हो और आगे भी पता नहीं वो कितने काल तक वो चलेगा, बिल्कुल तभी सही। वो सनातन जी, है। जी, जी। तो सनातन कोई चीज तभी रहेगी जब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो यदि आप इस तरीके से खांचों में बांटते चले जाएंगे तो वो रिजिडिटी दिखाती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी को नहीं दिखाती है। जी, जी। इसलिए मुझे लगता लेकिन है ये कि यहाँ सवाल पर बात की जाए तो बहुत ही बिल्कुल। संतुलन के साथ बात करनी जो बात आपने कही विजय जी, वही उसी की व्याख्या इस रूप में है कि अगर बीजेपी ये कहती है कि आदिवासी नहीं थे, तो आदिवासी समुदाय की क्या भावना, क्या वो नाराज़गी की तरफ जाएगा, क्या वो ये कहेगा कि नहीं अब एक बात उठी है तो आप क्यों कह रहे हैं आदिवासी नहीं थे। यही वो विभाजन की एक रेखा है जिसे विभाजन की रेखा कहा जाए, राजनीतिक मुद्दा कहा जाए। और अगर बीजेपी ये मान लेती है कि वो आदिवासी थे तो ये कांग्रेस के पक्ष में जाने जैसी एक बात हो जाती है। साहब हमने जो कहा, देखिए बीजेपी ने स्वीकार लिया। अब देखते हैं पंकज जी क्या राय रखते हैं, फिर भदौरिया साहब से जवाब लेंगे। जी पंकज जी। देखिए शरद जी, आपको और मुझे सबको स्मरण होगा, विजय जी को भी याद होगा, अजीत जी को तो याद होगा ही। तो उमंग सिंगार जी का एक वक्तव्य था कुछ माह पहले सार्वजनिक तौर पर कि गर्व से कहो कि हम हिंदू नहीं हैं। आदिवासी भाई बहनों के बीच उन्होंने कहा था। आज उमंग सिंगार जी ऐसा कहते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जो थे वो आदिवासी थे। तो प्रभु श्री हनुमान तो हमारे सनातनी हिंदुओं के आराध्य हैं शरद जी, और प्रभु श्री हनुमान आदिवासी थे उमंग जी के शब्दों में। तो फिर उमंग जी की ये बात कि आदिवासी भाई बहन हिंदू नहीं, अपने आप खारिज हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात पर स्थिर ना हो, 6 महीने पहले कहे कि आदिवासी भाई बहन हिंदू नहीं थे, और हिंदुओं के, जैसा आपने कहा कि प्रभु श्री हनुमान की महिमा बहुत व्यापक है, लोगों के मन में सर उनके मंदिर है। सर आपने कुछ जगहों स्थानों का नाम लिया, प्रभु श्री हनुमान तो मन में समाये हैं। जैसे उनके मन में श्री राम है ना, प्रभु श्री हनुमान के, उनके मन में प्रभु श्री हनुमान है, क्योंकि जानते हैं कि हनुमान जी की भक्ति करी तो राम जी की कृपा अपने आप मिल जाती है। तो एक तो ये स्थापित हुआ कि आदिवासी भाई बहन हमारे हिंदू हैं। दूसरा शरद जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात से चर्चा प्रारंभ करी कि देवी देवताओं का जाति धर्म का विषय होता ही नहीं। अगर जाति धर्म की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि हमारे पूज्य हैं, हम सब उनकी पूजा आराधना करते हैं, पर जाति के आधार पर नहीं करते। वेद व्यास जी जिन्होंने वेदों पर मीमांसा व्याख्या करी, महाभारत की रचना करी, उनके हम पूजा आराधना करते हैं, उनकी माता जी की जाति पर तो नहीं जाते हम लोग ने कभी श्री प्रभु राम की जाति, प्रभु श्री कृष्ण की जाति, माता शबरी की जाति, प्रभु तुल्य श्री केवट की जाति, उसकी चर्चा नहीं करी। क्यों? क्योंकि ये देवता हैं या देवतुल्य हैं, यानी ये वो रिलीजियस आइकॉन है जो जाति व्यवस्था से परे। अब मूल मुद्दा शरद जी इतना सा है कि कांग्रेस पार्टी का एक ही एजेंडा है कि तुष्टीकरण का संतुष्टीकरण, जो इनका फेवरेट वोट बैंक है उसके संतुष्टीकरण के लिए ऐसा क्या क्या किया जा सकता है जो ये सिद्ध और स्थापित करे कि सनातन परंपरा और आस्था में भेद है, भिन्नता है, वो अलग है, हम अलग है। और ये प्रयास शरद जी आज से नहीं है, ये 1947 से जब से देश बांटा तब से प्रयास है। और आप हर बार देखना ये कोशिश होगी, और मैं तो बहुत दम के साथ कहता हूं कि जो जीन्स अंग्रेजों के थे वो अभी भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में कुछ कुछ नजर आते हैं, जहां उनकी कोशिश होती है कि हिंदुओं को बांटो। कभी ये किसी अन्य समाज की जाति व्यवस्था की बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन हमारी समाज की जाति व्यवस्था की बातचीत करेंगे। ये बताएंगे कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम अलग हो। बाकी समाज में भी जातियां हैं, लेकिन वहाँ फेवरेट वोट बैंक और वहां बोलते हैं तो वहां प्रहार होता है। जैसा विजय जी ने कहा
कि हम लोग सहिष्णु सनातन लोग हैं, तो चीजों को फ्लेक्सिबल है, मतलब रिजिडिटी नहीं है, जी फ्लेक्सिबिलिटी है, जी जी, लचीलापन है। चलिए तो मैं जवाब इसलिए देता हूँ। इसलिए ये बातें करना शरद जी बेईमानी है। तुष्टीकरण मूल मुद्दा है कि सनातन को बदनाम करने के लिए, उसमें भेद उत्पन्न करने के लिए क्या दाव खेल सकते हो, कांग्रेस ऊपर काम कर रही है। अब ये तो राजनीति है। देखिए ना, आपने भी एक मुद्दा तो ढूंढा ही आपने, हालांकि वो कथन आपने जो है कथन निकाल लिया कांग्रेस की तरफ से, और जो सही है नहीं, कि सत्य हिंदू सर, हिंदू सत्य नहीं कथन है, को तो सार्वजनिक। ऐसा आदिवासी हिंदू नहीं है, आपने ये मुद्दा उसमें से उठा लिया। यानी जाति तो हम ढूंढ ही लेते हैं, हम हमारा ये इतना प्राचीन मतलब आग्रह है जाति को लेकर कि जाति सर जी, तो हमारा एक उमंग बड़ा जी प्रिय विषय है। वो जी, उमंग जी प्रारंभ करें ना सर, वो नहीं तो हिंदू नहीं आपने है, भी तो उमंग जी ने जाति कहा। ढूंढ ली सर। आज भी अब आज हमारे भी यहाँ तो कहा गया है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, है ना। बोल करो तलवार का, छोड़ दीजिए मयान, ये जी, पूरी वो बात है। तो ये तो सच है सर। और ये भी कोई बात लेकिन नहीं ये कहता बातचीत उमंग सिंह जी कि प्रारंभ कर रहे हैं। हम सब भारतीय हैं। ये नारा भी कभी राजनीतिक दल से नहीं सुना कि छोड़िए जात पात की बातें, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारत के निवासी हैं, यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है। अब बात कभी हिंदू की तरफ चली जाती है, कभी हम हिंदू नहीं है की तरफ चली जाती है। कोई कह देता है कि साहब सनातन जो है ये तो डेंगू मलेरिया है। चेन्नई हाई कोर्ट ने अच्छा लेसन दिया कि संभल कर बोलिए, ये द्वेष से भरा हुआ वक्तव्य है। आखिर मतलब राजनीति में ये चलता क्या है, जाति को लेकर, धर्म को लेकर? भदौरिया साहब, आपने सारी बातें सुनी, पहले तो ये बताइए कि हिंदू हैं नहीं है आदिवासी, ये भी स्पष्ट करिए। हनुमान जी की जाति का मसला क्यों है, ये भी बताइए जरा। देखिए आदरणीय शरद जी, मैं दो एक बातें कहूंगा कि जैसे अभी बात हो रही थी कि जाति धर्म के आधार पर राजनीति, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उत्थान के लिए ये सब किया है। नहीं, कांग्रेस का तो सदैव से नारा रहा है, आपने देखा है, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ये कांग्रेस पार्टी का नारा रहा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सद्भाव की राजनीति की। अब जहां तक बात उमंग सिंगार जी के सेंधवा प्रवास के दौरान दिए गए वक्तव्य के संदर्भ की बात है, तो उमंग जी ने आदरणीय शरद जी एक कनेक्टिविटी की है कि जैसे आदिवासी शुरू से आदिकाल से रहते चले आए, जल जंगल जमीन सब इनके संरक्षण में ही पनपा हुआ है। आज जितना इस पृथ्वी पे, मैं तो कहूंगा जितना देश और पृथ्वी पे जितना जंगल सुरक्षित है, प्रकृति सुरक्षित है, वो आदिवासी भाई बहनों की बदौलत ही सुरक्षित है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आदिवासी भाई बहनों को और जंगल को, प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए कानूनों का प्रावधान किया, चाहे वो अनुच्छेद 244 में 5वीं और 6वीं अनुसूची हो, चाहे वो वन अधिकार अधिनियम 2006 हो, चाहे आपका पैसा कानून हो। ये लगातार जिसको ग्राम पंचायत स्तर पर ही अधिकार दे दिए कांग्रेस क्या हनुमान जी को, ये तो उमंग सिंगार जी के बयान से कांग्रेस सहमत है को संरक्षित करने के लिए। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको उसी पे आ रहा हूं आदरणीय शरद जी। अभी जैसे अग्रवाल साहब ने कहा कि कांग्रेस, हनुमान जी प्रकृति का हिस्सा है, तो आदिवासी भी इसी प्रकृति का हिस्सा है आदरणीय। आप देखिए ना, उमंग सिंगार जी ने वही तो कहा है कि जो प्रकृति को में रह रहे हैं, जो वनों में रह रहे थे, जो वनों के संरक्षक थे, वो सब आदिवासी हैं, आदिकाल से रहते चले आए। और हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के जिन्होंने प्रभु श्री राम की मदद की और सीता माता को लाकर जो अन्याय किया रावण ने इस पृथ्वी पर, जो रावण का अन्याय चल रहा था उसका वध करवाया, वो हनुमान जी महाराज के सहयोग से हुआ। चाहे उनकी वानर सेना हो, चाहे बाली हो, सुग्रीव हो, इन सबको उसने प्रकृति के रूप में लाए, पात्रों के रूप में रामायण में। तो ये सब चीजें लगातार चली आई हैं आदरणीय शरद जी। देखिए, रामायण में भी आदिवासी समाज धर्म न्याय के साथ खड़ा रहा। आज भी आदिवासी जो है, आज भी जो आदिवासी है वह हमेशा समाज धर्म न्याय के साथ खड़ा है, और उसकी सांस्कृतिक मूल पहचान है, ना कि राजनीतिक पहचान। आदिवासी इस देश की सांस्कृतिक मूल पहचान है, और इसी मूल पहचान को आदरणीय शरद जी मोदी सरकार द्वारा अपने मित्रों को जमीनें जंगल देकर खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी तारतम्य में उमंग सिंगार जी का ये वक्तव्य आया है कि आप देखिए, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी
और भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम के नाम पे राजनीति करते हैं, हनुमान जी महाराज के नाम पे राजनीति करते हैं। दूसरी तरफ अपने विदेशी मेहमानों को लुभाने के लिए हनुमान जी महाराज को पतंग के रूप में उड़ा के उपहास उड़ा रहे हैं। ये क्या है? ये हमारे आस्था का प्रतीक है, हमारे दिल में बसे हुए, हमारे हर कण कण में बसे हुए हैं प्रभु हनुमान जी महाराज, और उनको पतंग के रूप में उड़ाया जा रहा है। ये इस तारतम्य में, इस कनेक्टिविटी में, और देखिए ना, आज जंगल छुड़ा के पट्टे छुड़ाए जा रहे हैं आदिवासी भाई बहनों के, वो पट्टे नहीं दिए जा रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। तो ये पूरी कनेक्टिविटी हमारे मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंगार जी ने आदिवासी भाई बहनों को लेकर, और जो प्रकृति के वो संरक्षक रहे उनको लेकर हनुमान जी महाराज से जोड़कर ये बयान दिया। तो कांग्रेस ये भी मानती है कि आदिवासी हिंदू नहीं है? देखिए आदरणीय शरद जी, यही परसेप्शन सेट किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के आपके मित्र ने नेता भी की एक टिप्पणी पर कि 6 आप बात महीने कर रहे पहले, हैं। जबकि उन्होंने क्या कहा, मैं उसी पे आ रहा हूं। जबकि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था आदिवासियों की अपनी परंपराएं हैं, अपने सिद्धांत है, आदिवासी अपनी प्रकृति के साथ रहता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व, धर्म, इन सबके सर्टिफिकेट लोगों को बांटने का काम करती है, वो आदिवासियों के ऊपर, भाई बहनों के ऊपर बिल्कुल लागू नहीं होता आदरणीय शरद जी। ये चीज उन्होंने कहा था, परंतु परसेप्शन, नेगेटिव परसेप्शन और समाज में भ्रम फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती चली आई है। वही हमारे भाजपा के मित्र बैठ के, जिनको आज भारतीय जनता पार्टी ने शायद बहुत दिनों बाद मौका दिया है, आज बैठ के फिर वही परसेप्शन, नेगेटिव परसेप्शन फैलाने का काम कर रहे हैं। इसमें कोई और चीज देखने की जरूरत नहीं है भदौरिया साहब, हम विषय पर रहे, मेरा ऐसा आग्रह है, और मुझे लगता है कि वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। विजय जी, बहुत कोशिश की गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण के लिए, बड़ी मुहिम चलाई, और उसके बाद भी इस देश में अस्पृश्यता निवारण को लेकर बड़ी मुहिम हुई। लेकिन आप कैसे देखते हैं इसे कि आज़ादी की पूरी लड़ाई जो कहीं ना कहीं छुआछूत के विरुद्ध रही, और आज़ादी के बाद तो सवाल ही नहीं था, एक संविधान के तहत हम हमेशा ये बात कहते रहे कि एक ऐसा समाज जो इंक्लूसिव है, समावेशी है, लेकिन 2026 में भी हम फिर जाति पर बात कर रहे हैं। कभी हम इससे मुक्त हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। नहीं शरद जी, देखिए दो बातें हैं। पहला तो ये है कि जो बात एक तरह से समाज के, यूं कह लीजिए, ब्लड में या डीएनए में शामिल हो गया, हजारों साल से अस्पृश्यता और जाति और विभाजन, ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं। गांधी जी ने उसके खिलाफ एक क्रांति की शुरुआत की, और आप देखिए कि उस दौर और आज के दौर में बहुत बड़ा फर्क आया है। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। हमारी जो दिशा है वो सकारात्मकता की ओर है, और धीरे धीरे जिस तरह से सामाजिक संरचनाएं बदलेंगी, डेफिनेटली अस्पृश्यता खत्म होगी, और जो जाति व्यवस्था है उसके जो बंधन है वो ढीले पड़ेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमें इस पर पूरी तरह से विश्वास करके चलना चाहिए, क्योंकि जो सामाजिक स्थितियां हैं वो एक जैसी नहीं रहेंगी। कानून का अपना रोल होता है, समाज उस कानून के अनुसार अपने को ढालने में वक्त लेता है, तो धीरे धीरे वो ढलता चला जाएगा और चीज़ें सुधरती चली जाएंगी। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस तरीके से धर्म, जाति, क्षेत्र, इन सब की जो राजनीति हो रही है, इस पर भी अगर हम माइन्यूटली वॉच करें तो पहले जितना ज़्यादा होता था, आप देखिए जितना उसका प्रभाव पड़ जाता था, आज उसका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं है। राजनेता भले ही इसकी बात करते हों, उनको लगता हो कि इससे उनको लाभ मिलेगा, उनको माइलेज मिलेगा। बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे को आप जाति से जोड़कर देखते हैं या एक सांस्कृतिक मुद्दे के तौर पर देखते हैं? देखिए, जो हिंदुत्व है वो लोग मतलब लगातार वो उनकी व्याख्या भी करते हैं, और कहा भी जाता है जो हिंदुत्व, हिंदू का तत्व, तो फिर उस तत्व में वो बताते हैं। अब हिंदू एक शब्द आ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन से, वहां से वो हिंदू आ गया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि जो हिंदू है वो एकमात्र धर्म है। जब हम सांस्कृतिक उसकी बात करते हैं तो उस पूरे के पूरे, आप कह लीजिए, बास्केट में बिल्कुल वक्त कम है मेरे पास, नहीं तो मैं और इसकी व्याख्या आपसे सुनता। जी पंकज जी, बहुत कम समय है मेरे पास, 30 सेकंड में एक रिएक्शन समझ पाया हूं। जी।
शरद जी, जी कांग्रेस हाँ, पार्टी उस मूलतः सांस्कृतिक दुविधा में है। चेतना को लेकर के जी। चलता है कि उमंग जी भारत और की जो पूरी सांस्कृतिक कांग्रेस चेतना पार्टी है को अपने ज्ञान कोष में वृद्धि की आवश्यकता है। यदि इनको हमारे आदिवासी भाई बहनों की परंपराओं, पूजा पद्धति, बड़ा महादेव और भगवान की जानकारी होती है तो शायद ये टिप्पणी नहीं करते। और मूल विषय शरद जी वही है जिसका उत्तर अजीत जी नहीं दे पाए, कि जो उमंग सिंगार ने कहा था कि आदिवासी भाई बहन हिंदू नहीं है, और आज हनुमान जी आदिवासी यदि बता रहे, तो सबसे पहले इस बार हनुमान जी को मैं प्रणाम करूंगा कि कम से कम कांग्रेस के लोगों को इस बहाने ये हनुमान जी का स्मरण करने का अवसर मिला, और ये सच समझ में आया कि हनुमान जी हमारे सनातन परंपरा के ध्वजवाहक भगवानों में से जी एक हैं, जी। जिनका सब आदर करते हैं। पर तुष्टिकरण के लिए भदौरिया जी, कांग्रेस पार्टी इस स्तर पर भी जा सकती है, भदौरिया साहब प्रमाणित 30 सेकंड है आपके पास। देखिए जी। आदरणीय शरद जी, मैं तो अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिस तरीके से आज प्रकृति को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा नष्ट किया जा रहा है, अगर जल, जंगल, जमीन पर पहला अधिकार आदिवासियों को नहीं मिलेगा तो ना जंगल बचेगा, ना पर्यावरण बचेगा, और ना ही संविधान की आत्मा बचेगी। ये मेरा आग्रह है कि कम से कम आदिवासियों के लिए जल, जंगल, जमीन का संरक्षण बहुत आवश्यक है। वो हमारा प्रकृति है, हमारी आत्मा है। बस यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मेरा आग्रह है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस इकबाल का एक शेर अक्सर इस बात का जवाब देता है कि 1000 साल जब अलग अलग तरह के लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया, जिनमें आक्रांता भी थे, अंग्रेज़ भी रहे, डच भी रहे, फ्रेंच भी रहे, तुर्क भी रहे, लेकिन उसके बाद भी जब इकबाल कहते हैं, हालांकि पाकिस्तान चले गए थे, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है। 1000 साल दुनिया के ऐसे कितने मुल्क हैं जिन पर 1000 साल तक अलग अलग सभ्यताओं के लोगों का, शासकों का शासन रहा, फिर भी उनकी अयोध्या सुरक्षित है, फिर भी उनकी मथुरा और काशी सुरक्षित है, फिर भी उनकी होली और दीपावली सुरक्षित है। तो ये भ्रम तो नहीं होना चाहिए कि हम थे, हम हैं और हम रहेंगे, क्योंकि हम सनातन के अनुयायी हैं जिसका ना आदि है ना अंत है। हम चिरंतन का आशीर्वाद प्राप्त लोग हैं। ये बात अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी इंक्लूसिव सोच, सबको साथ लेने की हमारी भावना, और जो विलियम डेरिलिम्पल की किताब है द गोल्डन रूट, जो इस बात को प्रमाणित करती है कि 2000 साल पहले पूरे एशिया में भारत का डंका बजता था और पूरी दुनिया में करीब करीब 25% जीडीपी व्यापार का भारत के पास था, फिर होगा। आज चौथी अर्थव्यवस्था है, हम फिर उम्मीद से देखते हैं। और आज की गड़बड़ाती वैश्विक व्यवस्था में भारत आज भी अपने संतुलन को बिना खोए खड़ा है। हमारे राजनेता और हमारी सरकार ये बिल्कुल संतुलन की भूमिका में खड़ी है। न ये गाजा की तरफ झुकती है, न ये इजराइल की तरफ झुकती है, न ये अमेरिका की गोद में बैठती है, न अमेरिका के खिलाफ या रूस के समर्थन में खड़ी हो जाती है। ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी देश की रक्षा नीति और विदेश नीति सरकारों के आने जाने से नहीं बदलती है। और इसीलिए मैं फिर अंत करूंगा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कितने भी मसले जाति के आ जाएं, कितने भी मसले दूसरी तरह के आ जाएं, भारत जिंदाबाद है, था और रहेगा। इससे तो आप तीनों या हम सभी या पूरा भारत 140 करोड़ लोग इनकार नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।